आज की इस वीडियो में हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा राजा था। और इससे पहले हमने 2 वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में देखा है। तो इस वीडियो में हम अशोक के बारे में जानेंगे। तो बिंदुसार की मृत्यु 273 ईसा पूर्व में हो जाती है और उसके बाद अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की गद्दी पर बैठता है। मौर्य वंश का अगला शासक होता है। मौर्य वंश की बात करें तो मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें 2 स्रोतों से मिलती है। एक तो मेगस्थनीज के इंडिका से और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से। इसके अलावा अगर अशोक की बात करें तो इसके राज्य के बारे में जानकारी हमें इसके अभिलेखों से मिलती है। तो आइए अशोक के बारे में जानना स्टार्ट करते हैं। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है और जब अशोक साम्राज्य संभालता है, अपना राज्य संभालता है, उससे पहले जब बिंदुसार की मृत्यु हुई थी तो उस समय ये अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल या उज्जैनी का राज्यपाल था। उज्जैनी जो है अवंती की राजधानी हुआ करती थी उस समय। और अशोक की माता की बात करें तो उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। और ये एक मैप उस समय का मैप है। ये मैप अशोक के शासनकाल में उसका साम्राज्य कितना विस्तृत था उस बारे में दिखाता है। तो इस मैप से में जो नीला कलर है ये अशोक के साम्राज्य को दिखा रहा है। तो इस मैप से हम समझ सकते हैं कि श्रीलंका जो कि नीचे के पार्ट में दिया हुआ है ये अशोक के एक मिनट, ये श्रीलंका का पार्ट जो है अशोक के शासनकाल में नहीं था। और इसके अलावा अगर पूर्वी भारत की बात करें तो असम के साथ ही आज के समय में जो भारत के 7 सिस्टर्स हैं इनमें से कोई भी अशोक के साम्राज्य में नहीं था। जो कि एक इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक का साम्राज्य कहाँ तक विस्तृत था। उसमें 4 ऑप्शन में श्रीलंका या असम के ऑप्शन दिए रहेंगे। आपको बताना होगा कि तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि श्रीलंका और असम में अशोक का साम्राज्य नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है, यानी अशोक का नाम इसके मास्की और गुर्जरा अभिलेख से लिया गया है। पुराणों में अशोक का नाम अशोकवर्धन मिलता है, यानी अन्य 2 स्रोतों से अशोक के 2 अलग अलग नाम मिले, मास्की और गुर्जरा से अशोक और पुराणों से अशोकवर्धन। 269 ईसा पूर्व में गद्दी संभालने के बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक और तोसली पर अधिकार कर लेता है, जो कि राजधानी है। कलिंग की राजधानी तोसली है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कलिंग पर अशोक कब आक्रमण करता है। तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण करता है अशोक। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में अशोक के दरबार में डियोनिशियस नाम का एक राजदूत भेजा था। सभी राजाओं के दरबार में एक राजदूत हुआ करते थे। तो अशोक के दरबार में कौन राजदूत था? डियोनिशियस राजदूत था। ठीक है, आगे देखेंगे अशोक का आजीविकों से किस प्रकार से संबंध था। अब आगे की 4-5 लाइनों में आजीविकों के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि अशोक का इनसे किस प्रकार से संबंध था। तो अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। अशोक के पौत्र यानी अशोक के पुत्र के पुत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आजीविकों को नागार्जुन गुफा किसने प्रदान की थी। तो अशोक के पौत्र दशरथ ने प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभ लेख में आजीविकों का जिक्र किया गया है और आजीवक संप्रदाय की स्थापना
मक्खली गोसाल ने की थी। ये हो गया आजीवक के बारे में। अब इसके बाद अशोक का बौद्ध धर्म से किस प्रकार से संबंध रहा था इस बारे में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म को मानता था अशोक, और उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षुक ने दिया था। और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तो अशोक के धर्म से संबंधित ये दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उसको बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी थी, और उसने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक के जो अभिलेख हुए, जहाँ से अशोक के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो उन अभिलेखों के बारे में अब पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो उन अभिलेखों में शिलालेख की बात की जाए तो अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है। 14 ये महत्वपूर्ण शिलालेख है। इसके अलावा अन्य छोटे शिलालेख भी हैं, लेकिन ये 14 महत्वपूर्ण शिलालेख हैं। और इसके आगे हम स्तंभ की भी बात करेंगे, अशोक के स्तंभों की। तो फिलहाल ये देखते हैं कि इनके जो अभिलेख थे उनमें किन भाषाओं का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के अभिलेख में प्राकृत, ग्रीक, अरमाइक 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। मूल रूप से 3 भाषाओं का प्रयोग हुआ है, प्राकृत, ग्रीक और अरमाइक। और लिपि की बात करें तो अशोक के अभिलेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। ये चारों लिपि और तीनों भाषाएं ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इसके बारे में बात करें तो प्राकृत भाषा में अभिलेखों में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। यानी जो अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें जहाँ कहीं भी प्राकृत भाषा का प्रयोग है वो ब्राह्मी या खरोष्टी लिपि में लिखा हुआ अभिलेख मिलेगा। इसी प्रकार अशोक का एक अभिलेख है जिसमें कि अरमाइक भाषा का प्रयोग हुआ है, और वो उसमें लिपि भी अरमाइक ही है। यानी जो ग्रीक और अरमाइक भाषा भी है और ये लिपि भी है। शान-ए-कुना शिलालेख 2 भाषाओं में है। तो इसका एक शिलालेख जो है वो 2 भाषाओं में है, ग्रीक और अरमाइक भाषा में, जिसे कंदहार शिलालेख भी कहते हैं। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ये, कि अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है। तो अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं अशोक के, उसमें ग्रीक एवं अरमाइक भाषा का, अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। और भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र और पाकिस्तान के क्षेत्र से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। और शेष भारत में जो भी अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं वहाँ ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। और खरोष्टी लिपि के बारे में जो कि एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, वो ये है कि इसको दाईं से बाईं ओर लिखा जाता है, खरोष्टी लिपि को। ठीक है, आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप को हुई। तो अशोक के शिलालेख जो हैं, अभिलेख जो हैं, इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था सन 1837 ईस्वी में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई हैं। तो 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख। जो शिलालेख हैं उनमें वो चारों ही लिपियों में प्राप्त होते हैं, ग्रीक, अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्टी। लेकिन जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या 7 है, और वो केवल 7 है, और वो केवल ब्राह्मी लिपि में ही लिखे गए हैं। यानी अशोक के सभी स्तंभ ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। 7 प्रमुख स्तंभ हैं, इसके अलावा अन्य छोटे स्तंभ भी हैं। तो ये जो 7 प्रमुख स्तंभ हैं ये ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। और अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेई है, जो कि इन 7 से भिन्न है, यानी ये इन 7 से बाहर है। इसमें अशोक ने भू राजस्व की दर घटाने की घोषणा की है रुम्मीदेई स्तंभ लेख में। नेक्स्ट आगे देखेंगे। अशोक के अब निर्माण कार्य के बारे में देखते हैं कि अशोक ने कौन से निर्माण कार्य किए हैं अपने समय में। तो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया है। सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश
में स्थित है। ये एक बौद्ध स्मारक है और इसका निर्माण जो है अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है और तिरंगे का चक्र भी इसी स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उस स्तंभ से भारत का राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है। नेक्स्ट आगे देखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तीसरा बौद्ध संगति कहाँ हुआ था। तो तीसरा बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत थे और उस समय में प्रांतों को चक्र कहा जाता था। तो अशोक के समय में जो 5 प्रांत थे, यानी अशोक का पूरा साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। तो इन प्रांतों के नाम और उनकी राजधानी इम्पॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं कि ये अशोक का साम्राज्य किन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। तो अशोक का साम्राज्य इन 5 प्रांतों में बटा हुआ था। पहला प्रांत था उत्तरापद, जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा प्रांत था अवंती, जिसकी राजधानी उज्जैनी थी। और तीसरा प्रांत था कलिंग, जिसकी राजधानी तोषली थी। चौथा प्रांत था दक्षिणापद, जिसकी राजधानी सुवर्णगिरी थी। और 5वां प्रांत था प्राची, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, ये अशोक के प्रांतों की बात हो गई। अशोक साम्राज्य में 5 प्रांत थे और ये उनकी राजधानी रही है। नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ से आगे बात करेंगे कि अशोक के शासनकाल में किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी और जो शासक थे, उच्च अधिकारी हुआ करते थे, उनको क्या कहते थे और उनके किस प्रकार से कार्य करते थे वो। तो इस बारे में समझेंगे अशोक की शासन व्यवस्था के बारे में। तो जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे, जैसा कि ऊपर बताया गया कि अशोक के शासनकाल में मगध साम्राज्य यानी मौर्य साम्राज्य 5 प्रांतों में बटा हुआ था। तो उन प्रांतों के शासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था, यानी 5 प्रांतों में हर प्रांत में विषय हुआ करते थे। एक प्रांत में कई सारे विषय हुआ करते थे और एक विषय का जो शासक था उसको विषयपति कहा जाता था। प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि गोप कितने ग्रामों का शासन संभालता था। तो ये 10 ग्रामों का शासन संभालता था। और इसके अलावा बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था। यानी जो बिक्री कर है, जो वस्तुओं को खरीदना बेचना है, इसको बहुत ही कड़े कानून के साथ लागू किया गया था। तो आप जितनी का भी बिक्री करेंगे उसका 10वां भाग कर के रूप में वसूला जाता था और इसमें अगर आप कुछ गड़बड़ करेंगे तो आपको मृत्युदंड दिया जाएगा। ऐसा प्रावधान किया गया था अशोक के समय में। अर्थशास्त्र में जासूस को चर कहा गया है, यानी जो जासूस हुआ करते थे उस समय में उनको चर कहा जाता था। अर्थशास्त्र जिसके लेखक चाणक्य थे या विष्णुगुप्त थे या कौटिल्य थे, तीनों एक ही नाम है। तो उनकी जो बुक थी अर्थशास्त्र, उसमें जासूस को चर कहा गया है। साम्राज्य में मुख्यमंत्री एवं पुरोहितों की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिससे उपधा परीक्षण कहा जाता था। तो जब कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री या पुरोहित नियुक्त हुआ करता था तो उसके चरित्र के बारे में पहले काफ़ी जांच परख की जाती थी, जिससे ये पता चल पाए कि ये राज्य का शासन संभालने की स्थिति में है या नहीं, या ये सूटेबल है कि नहीं है। तो इस प्रकार के लिए इन चीज़ों को जानने के लिए एक परीक्षण किया जाता था, जिसको उपधा परीक्षण कहा जाता था। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र भी कहा जाता है। इनकी संख्या 18 थी। तो जो मौर्य साम्राज्य था इसमें शीर्ष 18 अधिकारी थे। इन 18 अधिकारी जो कि सेंट्रल लेवल के थे, यानी 5 प्रांतों को संभाला करते थे मिलके, अशोक के साथ मिलके काम किया करते थे। ये अशोक के नीचे थे लेकिन सेंट्रल में काम किया करते थे। इनको महामात्र या तीर्थ कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को राजुक कहा जाता था। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट
आगे देखेंगे। युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाले अधिकारी नायक कहलाता था। जब कभी युद्ध हुआ करता था तो जो एक सेना टुकड़ी का नेतृत्व करता था उसको नायक कहा जाता था, और सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था, यानी जो भूमि सरकार के यानी राजा के अंडर में हुआ करती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य साम्राज्य में लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। लोग कृषि कर अपना जीवन यापन किया करते थे मौर्य साम्राज्य में। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा की बात करें, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बृहद्रथ था। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। और मौर्य साम्राज्य में बात करें कि कुल कितने राजा हुए, तो ये कहीं पे 9 कहीं पे 10 लिखा हुआ मिलता है, लेकिन ज़्यादा एग्जैक्ट 10 को ही माना जाता है। तो मौर्य वंश में कह सकते हैं कि टोटल 10 राजा हुए थे, जिनमें से बृहद्रथ लास्ट था, अंतिम था। और बृहद्रथ एक कमज़ोर राजा था, जिसकी वजह से इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी और मगध साम्राज्य पर एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। आज की इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे, और इसके अगले वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के नहीं रखे हैं, तो उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा जिसमें कि अशोक के बारे में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे शुंग वंश के बारे में। तो चलिए ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अशोक पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, थैंक यू।